हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले तो प्रोटीन्स डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन है क्या। सिर्फ यहाँ पर अभी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, इसका मतलब प्रोटीन से ही हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड की डेफिनेशन मिलती है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या फिर बोलें तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो कोई एसिडिक ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड OOH, और उसके अल्फ़ा पोजीशन पर कोई अमाइन ग्रुप लगा हो, NH2 ग्रुप लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे एक साइड चेन लगी हुई है R। ये साइड चेन ही डिफाइन करती है कि कौन सा अल्फ़ा अमीनो एसिड है ये। मतलब टाइप्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स डिफाइन होता है इस R की वजह से। टोटल 20 तरीके के अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये 20 तरीके के अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का मतलब ये है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ R यानी साइड चेन 20 तरीके के होंगे। और ये 20 तरीके के जो डिफरेंट अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं उनको मैं 4 पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ। पहला पार्ट है अल्फ़ा अमीनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन। मतलब ये जो R ग्रुप लगा हुआ है ये नॉन पोलर है। इज इट क्लियर। और दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स विद पोलर न्यूट्रल साइड चेन। मतलब जो साइड चेन होगी वो पोलर होगी और न्यूट्रल होगी। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। एंड फोर्थ वन इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन। तो इस 4 तरीके के बेसिक पार्ट में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। इज इट क्लियर। ओके, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन। तो अगर ग्लाइसिन हमें लेना है तो ग्लाइसिन का मतलब R की जगह में अगर आप H लगा दें तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। एलालिन मतलब R की जगह में CH3 लगा दें तो एलानिन हो जाएगा। और वैलिन, इसमें आइसोप्रोपाइल लगा दें तो वैलिन हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल लगा दें तो ल्यूसीन हो जाएगा। आइसोल्यूसिन क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दें। ठीक है, CH CH3 CH2 CH3 आइसोल्यूसिन। इसके बाद फिनाइल एलालिन, तो एलालिन होता है CH3, और उस CH3 में फिनाइल लगा दें तो क्या हो जाएगा फिनाइल एलालिन यानी CH2PH। इज इट क्लियर। प्रोलिन, प्रोलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी में अगर हम देखें तो 1 डिग्री अमाइन होता है। सभी अल्फ़ा अमीनो एसिड में 1 डिग्री अमाइन होता है, लेकिन ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें 2 डिग्री अमाइन यूज होता है। ठीक है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें CH2 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 3 मेंबर की कार्बन चेन है। ठीक है, जिसको साइकिल के फॉर्म में हमें इस NH2 से जोड़ देना है। ठीक है, तो NH2 की जगह में आ जाएगा NH, CH2 CH2 CH2, और यहाँ से हमको अटैच कर देना है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये 7 जो हमने अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पढ़े हैं इनको हम अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करें तो गाओ लिप, G से ग्लाइसिन, A से एलालिन, V से वैलिन, L से ल्यूसिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइल एलालिन, और P से प्रोलिन। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको सातों को याद कर लेंगे। अब बात आती है अमीनो एसिड विद पोलर न्यूट्रल साइड चेन। मतलब साइड चेन पोलर होगी लेकिन न्यूट्रल होगी। ठीक है, मतलब एसिडिक और बेसिक नहीं होगी। इज इट क्लियर। चलिए, तो पहले तो देखते हैं ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन में एक इंडोल रिंग होती है। इस इंडोल रिंग को एक बार देखिए। ठीक है,
अगर ये इंडोल रिंग इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ट्रिप्टोफैन बोलते हैं। सेरीन में CH2OH, ठीक है। इसी तरीके से थ्रियोनिन में, जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, तो इस CH OH और एक CH3 और लगा देना है, तो ये हो जाएगा थ्रियोनिन। तो सेरीन से हमको याद करना है थ्रियोनिन, ठीक है। अब बात करते हैं टायरोसिन। तो टायरोसिन को हम लोग याद करेंगे फिनाइल एलानिन से। तो फिनाइल एलानिन में क्या है, याद करिए थोड़ा, CH2PH यानी बेंजीन लगता है, और इसमें बेंजीन की जगह में फिनॉल लगा देना है, ठीक है। तो ये बन जाता है टायरोसिन। इसके बाद सिस्टीन। तो सिस्टीन में ध्यान रखना, दो तरीके के सिस्टीन होते हैं। एक सिस्टीन में ई है यहाँ पर, और एक सिस्टीन में ई नहीं है, यानी सिस्टीन विद ई और सिस्टीन विदाउट ई। तो जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है वो है सिस्टीन विद ई, इज इट क्लियर। और इसमें CH2SH। अगर आप याद करेंगे सेरीन, तो सेरीन में था CH2OH, यहाँ पर है CH2SH, इज इट क्लियर। और सिस्टीन विदाउट ई क्या होता है, दो सिस्टीन विद ई आपस में कनेक्ट होकर के सल्फर की साइड से ये बना देते हैं सिस्टीन विदाउट ई, इज इट क्लियर, ओके। इसके बाद आता है मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है, CH2CH2S CH3, ठीक। इसके बाद आता है एस्पार्जिन और फिर ग्लूटामिन। तो देखिए एस्पार्जिन और ग्लूटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। इनको याद करने से क्या होगा कि आगे के जो दो हैं जिनमें एसिडिक साइड चेन है वो भी आपको याद हो जाएंगे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए इनमें बिल्कुल बेसिक सा ही डिफरेंस है कि जो एस्पार्जिन है इसमें CH2 के साथ अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। एस्पार्जिन में CH2 के साथ अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, और एस्पार्टिक एसिड में CH2 के साथ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। CH2 के साथ एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो एस्पार्जिन और एस्पार्टिक एसिड एक साथ याद रखना है। ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड को एक साथ याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें CH2 के साथ अमाइड ग्रुप है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ गया, एस्पार्जिन से एक कार्बन और बढ़ा देना है तो ग्लूटामिन बन जाएगा, ठीक है। CH2 और अमाइड ग्रुप, और ऐसे ही CH2 और एसिडिक ग्रुप अगर हम लगा दें तो बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो ये भी हमको याद हो गया, मतलब अमीनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन और अमीनो एसिड विद पोलर न्यूट्रल साइड चेन, ठीक है। ये सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन। तो बेसिक साइड चेन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों। लाइसिन, लाइसिन में CH2 चार बार CH2 और उसके बाद NH2 जुड़ा हुआ है, तो लाइसिन हो गया। आर्जिनिन में एक ग्वानिडिन यूनिट होती है। ग्वानिडिन यूनिट क्या है, NH C डबल बॉन्ड NH और NH2, ये हमारी जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं ग्वानिडिन यूनिट, ठीक है। तो ग्वानिडिन यूनिट को 3 CH2 के साथ ऐड करके आर्जिनिन बना देते हैं, और आर्जिनिन की सबसे खास बात यह है कि दिस इज़ द मोस्ट बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। हिस्टिडिन, हिस्टिडिन में एक 5 मेंबर की साइकिल को CH2 के साथ ऐड करना है। इसको याद करने का बेसिक तरीका क्या है कि CH2 से एक कार्बन अटैच करना है और फिर कार्बन नाइट्रोजन ऐसे अल्टरनेट, और उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इमिडाजोल यूनिट होती है, इमिडाजोल यूनिट है ये हिस्टिडिन में, इज इट क्लियर। तो ये 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए इन 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में से जो 10 अमीनो एसिड हैं ये नॉन इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी हमारी खुद कैपेबल होती है इन 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को बनाने में, और 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं, मतलब डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं।
बॉडी हमारी ये बनाने में कैपेबल नहीं होती है। तो कौन कौन से 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल हैं, ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है, टेबल टेनिस, वीआईपी हॉल में टीटी। तो वी से देखिए वैलिन, वैलिन हमारा इसेंशियल है, ठीक है। इसके बाद आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइललाइन, ठीक है, एच से हिस्टिडिन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन। तो ये तीनों अगर आप देखोगे तीनों बेसिक वाले हैं, तो ये बेसिक वाले तो तीनों के तीनों ही इसेंशियल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एल से ल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन और ये टी से थ्रियोनिन, ठीक है। तो ये 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, वीआईपी हॉल में टीटी। इज इट क्लियर? चलिए तो अब आगे बात करते हैं। देखिए अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो बिल्कुल जैसा कि हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जैसे ग्लूकोज में हम लोग बात करते हैं कि अगर OH लेफ्ट साइड होता है तो एल कन्फर्मर और OH अगर राइट साइड होता है तो डी कन्फर्मर। इसी तरीके से इसमें NH2 अगर लेफ्ट साइड होता है तो एल कन्फर्मर और अगर NH2 राइट साइड होता है तो कैपिटल डी कन्फर्मर। अब देखो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ करके, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पर आर की जगह में एच लगा होता है। यहाँ पर देखो आर की जगह में एच हो जाएगा और यहाँ पर भी एच है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं उनमें जो कैपिटल एल कन्फर्मर होते हैं वो सभी नेचुरल अकरिंग होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एक तरीके का पीएच है, ऐसा पीएच जिस पीएच में अल्फ़ा अमीनो एसिड में नेट चार्ज 0 हो, ऐसे पीएच को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हमने लिया है, एलानिन है ये। अब एलानिन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है। यानी अल्फ़ा अमीनो एसिड में एसिड भी प्रेजेंट होता है और बेस भी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगा कि किसी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसी कंपाउंड में बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यानी COO- यहाँ से H+ निकलेगा और जा करके बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी NH3+ H एंड R में जो भी है हम यहाँ पर CH3 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपने आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इस आयनिक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ज़्यूटर आयन, ज़्यूटर आयन। और अगर आप ज़्यूटर आयन में देखेंगे तो ज़्यूटर आयन में जो नेट चार्ज है वो अभी भी 0 है, ठीक है, नेट चार्ज अभी भी 0 है। इसका मतलब ये है कि जब हम ज़्यूटर आयन को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका जो पीएच होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, PI। इज इट क्लियर? इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है। देखिए अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है कि ऐसा मान लीजिए कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर का पीएच उतना रखा जितना इसका पीआई है। इसका मतलब ये है कि ऐसे पीएच पे ये अपने ज़्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और जब ये ज़्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसमें नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर ये नेट चार्ज 0 है तो ना तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि जब अल्फ़ा अमीनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ मूव करता है और ना ही एनोड की तरफ मूव करता है, नो मूवमेंट ऑफ आयंस, तो इस पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं? PI बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में ये अपने ज़्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा,
ठीक। अब ज्यूटर आयनिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर इस ज्यूटर आयनिक फॉर्म को आप बेसिक सोल्यूशन में डाल दें तो सबसे पहले इसका जो एसिडिक ग्रुप होगा वो रिएक्ट करेगा। तो देखिए कॉन्जुगेट एसिड तो ये था, तो ये कॉन्जुगेट एसिड अपना H+ रिलीज़ कर देगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। और इसी को अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन में डाल दूं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H+ को एक्सेप्ट कर लिया, ये COOH बन गया। ठीक है, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे सोल्यूशन में ज्यूटर आयन फॉर्म में पाए जाते हैं जब उसका pH Pi के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए Pi से pH कम कर दिया जाए, इसका मतलब एसिडिक सोल्यूशन में उस अल्फा अमीनो एसिड को डाला गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो अल्फा अमीनो एसिड का Pi मान लीजिए 5 है, तो अगर किसी सोल्यूशन का pH 1 कर दिया जाए तो बताइए उसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो उसका आंसर होगा ये। एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे Pi इसका 5 है तो pH अगर 12 कर दिया जाए, यानी बेसिक सोल्यूशन में इसको डाल दिया जाए, तो बताइए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर सोल्यूशन को Pi से कम pH में डालते हैं तो उसका मूवमेंट कैथोड की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्लस चार्ज इसमें रहेगा। और अगर उसके सोल्यूशन का pH 12 कर दिया जाए या Pi से ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका मूवमेंट एनोड की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अभी भी रिमेनिंग रहेगा। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, जैसे हमने लिया लाइसिन। अब देखिए अभी तक तो हमें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि एक ही बेसिक ग्रुप था और एक ही एसिडिक ग्रुप था, तो एसिड से H+ निकाला और बेस को दे दिया। जैसे एग्जांपल में हम लाइसिन लें, इनके साथ समस्या ये है कि इनके अंदर मोर देन वन बेसिक ग्रुप या मोर देन वन एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लें लाइसिन, तो लाइसिन एक बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। इसका मतलब इसमें 2 बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे या एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। लाइसिन में 2 होते हैं। ठीक है, अब एक NH2 ये है और एक NH2 ये है। ठीक है, अब ये है कि इसका ज्यूटर आयन फॉर्म कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो एसिडिक ग्रुप से H+ निकालेंगे, ये देखिए हमने निकाल दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से NH2 को दें, इसको दें या इसको दें। तो यहाँ पर देखो मैंने pK वैल्यू लिख रखी है दोनों की, तो इससे आपको मदद मिल जाएगी कि जिसकी pK वैल्यू ज़्यादा होती है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है NH2 पर जा कर के, इस वाले NH2 पर जा कर के H+ ऐड होगा और NH3+ बना लेगा। लेकिन अब एग्ज़ाम में तो pK वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो फिर हमें पूरा GOC के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है। तो अगर हम इसकी बात करें इस वाले NH2 की, तो ये NH2 CO ग्रुप के नज़दीक है, जिससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी और ये NH2 CO ग्रुप से दूर है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो NH2 होगा ये ज़्यादा बेसिक होगा, इसलिए हमने H+ इसको दिया। तो इसका जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये बना हुआ है। अब इसको अगर मान लीजिए आपने एसिडिक सोल्यूशन में डाला, तो अब इसमें कौन कौन से बेसिक ग्रुप हैं, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों में से कोई एक ही इस H+ को एक्सेप्ट करेगा। जो ज़्यादा बेसिक होगा वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज तो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है H+ पर अटैक करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ग्रुप कौन सा है, NH2। तो NH2 को H+ दे देंगे और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड एसिडिक ग्रुप में आएगा। अब इसमें अगर और H+ डालें एक्सेस में, तो जो बचा हुआ निगेटिव चार्ज है वो भी H+ ले लेगा और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर सपोज दैट इस ज्यूटर आयनिक फॉर्म को बेसिक सोल्यूशन में डाला जाए, तो इसके पास एसिडिक ग्रुप कौन कौन सा है, एक ही है कॉन्जुगेट एसिड ये। ठीक है, ये तो दोनों बेस हो गए और ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये सिर्फ एसिडिक ग्रुप है जो कि H+ रिलीज करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो लाइसिन है उसका पीआई दिया रहेगा, जैसे लाइसिन का जो पीआई है, मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया हुआ है इसमें पीआई को मेंशन कर दिया है, ठीक है, ताकि एक रेफरेंस आपके पास रहे कि किसका पीआई कितना होता है, ठीक है। तो अगर आप लाइसिन का पीआई देखेंगे, लाइसिन का पीआई होता है 9.8, ठीक है, काफ़ी बेसिक है। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है आर्जिनिन, इसका पीआई है देखिए 10.8, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो 9.8 होता है इसका पीआई। तो अगर सपोज दैट 9.8 पीआई है और मैंने इसको 9.8 से ज़्यादा पीएच में डाल दिया, मान लीजिए 12 पीएच में डाल दिया, तो 12 पीएच का मतलब इसको मैंने बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया, इसका मतलब उसका बेसिक सोल्यूशन में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सपोज दैट मैंने 7 पीएच में डाल दिया, तो 7 पीएच इसके लिए क्या है, एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल किस फॉर्म में है, 9.8 पीएच में, तो 7 इसके लिए एसिडिक होगा। और एसिडिक फॉर्म में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में। इज इट क्लियर? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हिस्टिडीन का। तो हिस्टिडीन में ये जो दो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर साइड चेन की एक बार बात करें तो साइड चेन में जो ये वाला NH है इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका मतलब ये तो इतना अच्छा बेस नहीं है। और इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर इसका ज्यूटर आयनिक फॉर्म बनाएं तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया इसका ज्यूटर आयन फॉर्म। मतलब अपने पीआई में, ठीक है, अपने पीआई में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर पीआई से पीएच ज़्यादा कर दिया जाए तो अब यहाँ से H+ निकलेगा, ठीक है, ये क्योंकि अब कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ से H+ निकलेगा। इज इट क्लियर? तो ये अपने बेसिक सोल्यूशन में यहाँ पर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर एसिडिक फॉर्म में, अगर मान लीजिए मैं पीआई से कम पीएच में, अब हमें ये देखना होगा कि कम पीएच में H+ कौन एक्सेप्ट करेगा। तो जो बेसिक ग्रुप होंगे, एक बेसिक ग्रुप ये है और एक बेसिक ग्रुप ये है, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है, ठीक है। और इसमें बेसिक ग्रुप में कौन सा, ये वाला और ये वाला। अगर इसकी बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से फ्री है। इसका मतलब इसको हम पीआई से कम पीएच में डालेंगे, कौन से नाइट्रोजन को H+ देंगे, इस वाले नाइट्रोजन को, और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। किसी कंपाउंड का ज्यूटर आयन कैसे बनाते हैं, ज्यूटर आयन पीआई में एग्जिस्ट करता है और पीआई से कम पीएच पर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पीआई से ज़्यादा पीएच पर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये पूरा टॉपिक हमें क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर पीआई कैलकुलेशन आया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए किसी भी कंपाउंड में अगर उसी में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसी में बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पीके वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीआई कैलकुलेशन के लिए मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। जैसे पीआई अगर मुझे निकालना है इसका एलानिन का, तो देखिए मैंने पीके वैल्यू इसकी ले रखी, पीके वैल्यू इसकी ले रखी है, तो दोनों के पीके वैल्यू, एसिड और बेस के पीके वैल्यू का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड लाइसिन का। तो लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों की कुछ ना कुछ पीके वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें ये देखना, अगर बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो हमें सिर्फ बेसिक ग्रुप का ही पीके वैल्यू लेना है, एसिड को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो बेसिक का पीके वैल्यू क्या है, pK2 + pK3 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से अगर मैं एसिडिक की बात करूँ, ठीक है, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करूँ तो इसमें 2 एसिड हैं और एक बेस है, तो हमें बेस को इग्नोर कर देना है, सिर्फ और सिर्फ एसिड की पीके वैल्यू का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, यानी pK1 + pK3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से पीआई कैलकुलेशन कर लेना है। अल्फ़ा अमीनो एसिड में
एक से ज़्यादा जब बेस प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा जब एसिड प्रेजेंट हो, तो सिर्फ बेस का पीके वैल्यू का एवरेज ले लेना है, और अगर एक से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक ग्रुप का पीके वैल्यू का रेशियो ले लेना है। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, और ये जो होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? एक तरीके का अमाइड बॉन्ड होता है। जैसे आप देखेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक अल्फा अमीनो एसिड है और एक दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है, तो इस अल्फा अमीनो एसिड से OH निकालना है और इससे H निकालना है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल करके आप जब बनाएंगे एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा। तो देखिए ये जो अमाइड ग्रुप होता है, ये जो अमाइड लिंकेज है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। इज इट क्लियर? तो ये प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज अ अमाइड फॉर्म्ड वाटर के रिमूव करने के बाद C डबल बॉन्ड OH और NH2 ग्रुप को कंबाइन करके हम अमाइड लिंकेज बनाते हैं, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि डाईपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि उसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं। डाईपेप्टाइड का मतलब ये है कि इसमें 2 अल्फा अमीनो एसिड हैं, कंटेन्स 2 अल्फा अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाईपेप्टाइड में सिर्फ 1 पेप्टाइड लिंकेज होगी, और ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे और 3 अल्फा अमीनो एसिड होंगे। इसी तरीके से टेट्रा में 4 अमीनो एसिड होंगे और 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर शेप। मॉलिकुलर शेप के बेसिस पर 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए डेफिनीशन अगर मैं पूरे NCERT से मैंने इसको बनाया हुआ है, तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and are held together by hydrogen bonding and disulfide bonds, then fiber like structure is formed। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए केराटिन। केराटिन जो होता है ये हमारे हेयर्स में, वूल्स में, सिल्क में पाया जाता है। मायोसिन हमारे मसल्स में पाया जाता है। तो ये मायोसिन एंड केराटिन ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं? व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो कॉइल की तरीके से बन जाती हैं। ठीक है, कॉइल बना देते हैं, एक हेलिक्स फॉर्म बनता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगी। अगर स्ट्रेट चेन हो तो फाइब्रस प्रोटीन, और अगर इस तरीके का हेलिक्स फॉर्म बन जाए, कॉइल फॉर्म बन जाए, तो ग्लोबुलर प्रोटीन। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। अब देखिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स किस किस तरीके के होते हैं। तो 4 तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेनली: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनमें एक सीक्वेंस डिसाइडेड होता है। सपोज दैट एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन में ALA आ गया, एलालिन, वेलिन, ठीक है, ग्लाइसिन। सपोज दैट ये हमारा एक सीक्वेंस है, तो बार बार यही सीक्वेंस रिपीट होगा। ठीक है, ALA VAL GLY, ALA VAL GLY, ऐसे करके बार बार वही सीक्वेंस रिपीट होगा।
ठीक है। अगर इसके सीक्वेंस में चेंज कर दिया आपने तो प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। अमीनो एसिड लिंक विद ईच अदर विद स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन, और इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन में जो हेलिक्स फॉर्म का हमने डिस्कशन किया था वो कैसा था। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। मतलब फोल्डिंग होती है, रेगुलर फोल्डिंग होती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अगर मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और ये जो फोल्डिंग होती है ये ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सी डबल बॉन्ड ओ और NH के बीच में। अब देखिए दो तरीके के होते हैं, अल्फा हेलिक्स फॉर्म एंड बीटा प्लेटेड फॉर्म। तो देखिए अल्फा हेलिक्स फॉर्म में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू। मतलब जैसे राइट हैंड में अगर आप स्क्रू को पकड़ें और उसको अगर घुमाएं तो जिस तरीके से वो घूमता है इसी तरीके से अल्फा हेलिक्स फॉर्म घूमता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिक्स फॉर्म पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि किसी एक पेप्टाइड लिंकेज का CO ग्रुप किसी दूसरे पेप्टाइड लिंकेज का NH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जितनी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है उतनी सारी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से बीटा प्लेटेड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ये एक सीड टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि ये CO ग्रुप को एक जो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड के CO ग्रुप को स्ट्रेच करके दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के NH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गई है। देखिए कुछ इस तरीके से, और एक बीटा प्लेटेड सीड बनाई जाती है, ठीक है। इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड which are held together by the intermolecular hydrogen bonding। मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें एक मॉलिक्यूल के जो पेप्टाइड बॉन्ड का CO ग्रुप है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के पेप्टाइड बॉन्ड के NH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराई जाती है, ठीक है। ओके, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऐसे फोल्ड किया और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो बनता है उसको हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड एज अ सब यूनिट्स, ठीक है। और इनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब सेकेंडरी टर्सरी सब मिक्स करके जो बनता है उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। चलिए एक टॉपिक और है जो बहुत ही आसान सा और बहुत छोटा टॉपिक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है क्या, बेसिकली अगर जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, प्रोटीन के pH को चेंज कर दिया जाए, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबुलर जो प्रोटीन होगी वो अनफोल्ड हो जाएगी, हेलिकल फॉर्म जो होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, एंड प्रोटीन जो है अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बेस्ट एग्जांपल है कोagulation ऑफ एग वाइट एंड दूसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क से दही का बनना भी एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।